तो इस डिसर्टेशन का टॉपिक है रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड परसीव्ड सोशल सपोर्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इन्होंने काम किया है डिसर्टेशन में, एक्चुअली इन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर काम किया है। और एम्प्लॉयज के ऊपर क्या काम किया है, तो एम्प्लॉयज के जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में उन्होंने जानने के लिए काम किया है। तो इस टॉपिक को पढ़ते ही अगर कोई पूछता है कि आपने किस पर काम किया है, तो आप बताओगे कि मैंने जॉब सेटिस्फैक्शन पर काम किया है, एम्प्लॉयज के जॉब सेटिस्फैक्शन पे। ठीक है, आपने क्या काम किया है? तो मैंने जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के ऊपर काम किया है। मैं जानना चाहता था कि जॉब सेटिस्फैक्शन को कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, एक्सपर्ट्स की राय ली, और साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी और रिसर्च पेपर्स पढ़े। तो मुझे समझ में आया कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग अगर ले ली जाए, और साथ में अगर हम परसीव्ड सोशल सपोर्ट की बात करी जाए, तब मुझे लगता है कि ये दो ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं या इनके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इस रिसर्च के लिए जो है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एक वेरिएबल लिया गया, और परस्यूट सोशल सपोर्ट दूसरा वेरिएबल लिया गया, और तीसरा हमें जो है जॉब सेटिस्फैक्शन लिया गया। जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पीपीएफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और परस्यूट सोशल सपोर्ट ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों का पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग अच्छा होता है, क्या वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं? जिन लोगों का परसीव्ड सोशल सपोर्ट अधिक होता है, क्या वो जॉब सेटिस्फैक्शन उनके अंदर ज़्यादा होगा? अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाएं, तो हम जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल पता लगा सकते हैं किनके आधार पे, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और परसीव्ड सोशल सपोर्ट के आधार पर। दूसरी बात एक जानने वाली है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस या कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में इसे हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टर वेरिएबल, PRIDICTOR, प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं क्राइटेरियन वेरिएबल। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स होती हैं, जहां पर हम लोग लेबोरेटरी के अंदर में अगर कोई चीज स्टडी करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, तब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, और जिस चीज पर उसका प्रभाव देखते हैं उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन कई लोगों ने आपत्ति जताई, बोला कि इसमें तो हम किसी चीज को कंट्रोल कर नहीं रहे डायरेक्टली, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल शब्द का प्रयोग ना करें। इसलिए फिर स्कॉलर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से हम इसे प्रिडिक्टर बोलेंगे और इससे जो है क्राइटेरियन बोलेंगे। प्रिडिक्टर का मतलब होता है जो प्रिडिक्ट करे, भविष्यवाणी करे। जैसे कि मैं बोलूं कि कल का मौसम कैसा होगा, आज के आधार पे, आज के फैक्टर्स को देखते हुए मैं कल का मौसम प्रिडिक्ट कर दूं, भविष्यवाणी कर दूं। और क्राइटेरियन का मतलब होता है व्यवहार। तो जॉब सेटिस्फैक्शन एक व्यवहार है, एक बिहेवियरल वेरिएबल है, जिस पर हम जानना चाहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन किन वेरिएबल्स से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो इसके लिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड परसीव्ड सोशल सपोर्ट। तो हमारा ये रिसर्च का एक मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्लियर होता है। हमारे पास दो आईवी हैं, दो प्रिडिक्टर हैं, और एक जॉब सेटिस्फैक्शन नाम का क्राइटेरियन वेरिएबल है। अब अगर अंदर में जाओगे, तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, इसके अंदर 11 डायमेंशन है। और अगर हम लोग परस्यूड सोशल सपोर्ट की बात करें, तो इसके अंदर 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन वाइज भी इसके अंदर का डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर आपका ये अब्स्ट्रैक्ट आता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो बताओगे। अब्स्ट्रैक्ट में पूरी रिसर्च की समरी होती है, हमारे टॉपिक के बारे में जानकारी दी गई होती है, फिर उसके अंदर पता होता है कि हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, और 2 लाइन में लिखा रहता है क्या रिजल्ट आया। तो ये अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में पूरी रिसर्च की समरी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या क्या आता है, तो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में जो जो वेरिएबल ले रखे हो उनकी डिफिनेशन याद कर लेना, उनकी डिफिनेशन याद कर लेना
कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या होती, तो आप फट से उसकी डिफिनेशन बता दो। कोई पूछे कि परस्यूट सोशल सपोर्ट क्या होता है, तो उसकी डिफिनेशन बता दो। जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में पूछे तो उसकी डिफिनेशन बता दो और उसके डायमेंशन बता दो। तो डिफिनेशन और डायमेंशन ये जो है आप लोग अपने पास तैयार कर लेंगे। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, तो लिटरेचर रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं, पुराना अभी तक जो स्टडी हो चुकी है आज तक उनको पढ़ लेते हैं और उनसे जो है इंसाइट प्राप्त करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाई करी तो पता चला कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जिनकी अच्छी होती है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन अधिक होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। परस्यूट सोशल सपोर्ट जिसका अधिक होता है उसका जॉब सेटिस्फैक्शन अधिक होता है। तो ये हमने जो है पुरानी स्टडीज से प्राप्त की जानकारी, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस का। तो ये हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू। देखो लिखा भी है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, परस्यूट सोशल सपोर्ट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। और देखो तीसरा लिखा, तो ये सारे आपस में जो रिलेशंस होते हैं ये हमें बताता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है इसमें हम पुराने रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपका टॉपिक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, है ना, या फिर प्रेडिक्टर वेरिएबल कितने हैं, कितने क्राइटेरियन वेरिएबल हैं, क्राइटेरियन वेरिएबल एक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल हमारे पास दो हैं। ठीक है, उन दोनों के नाम बताइए, उनकी डिफिनेशन बताइए, उनके डायमेंशंस के बारे में बताइए। डायमेंशंस में मान लो ऑटोनॉमी है तो ऑटोनॉमी क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या पाया, तो सर हमने पाया कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है उसके कई पुरानी रिसर्चेज हैं, उस पर पता चला कि जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ जो है पॉजिटिव कोरिलेशन आया है और परस्यू सोशल सपोर्ट का भी पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने जो है ये चीज करा है, मैंने भी अपने स्टडी में ये मॉडल लिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बता देते हो। उसके बाद फिर हम लोग मेथड की बात करते हैं कि कौन सा आपने मेथड लगाया है। तो मेथड में देखो कई चीजें और आती हैं। रेशनल फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, ये स्टडी क्यों आपने किया, ठीक है, ये स्टडी आपने क्यों किया। तो इसमें आप बता सकते हो कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अगर एम्प्लॉय जॉब से अपनी सेटिस्फाई रहेंगे तो वो नौकरी को छोड़ करके नहीं जाते हैं, टर्नओवर उनका कम होता है। और अगर लोग नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे तो उनका अनुभव जो है कंपनी लंबे समय में उपयोग करके अपना लाभ प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो पता चले हमने 1 या 2 साल में उनको तैयार किया, इतने वो लायक हुए कि हाँ काम को अच्छे से कर पाएंगे, अब वो नौकरी छोड़कर चले गए। तो इसलिए जो है क्योंकि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन कम था, अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो है सर्विस को छोड़ देते हो। तो इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है तो मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। अगर एम्प्लॉयज का मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो एम्प्लॉय जो है क्रिएटिव होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और साथ में उनका मेडिकल का खर्चा बचेगा। तो इस तरह के बहुत सारे लाभ होते हैं अगर आप जॉब से सेटिस्फाई रहते हो। तो इस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरा जो जॉब सेटिस्फैक्शन वेरिएबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जो भी आपका वेरिएबल होगा आप अपने वेरिएबल की तारीफ करेंगे रेशनल ऑफ फॉर कंडक्टिंग द स्टडी। दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि नहीं आपने यही मतलब लाइक एक तो ये आप बता दिए कि हाँ कि ये वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा बताते हो कि जब मैंने लिटरेचर रिव्यू किया तो मैंने पाया कि जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ वेरिएबल नंबर 1 वेरिएबल नंबर 2 के साथ रिलेशन तो देखने को मिला पुरानी रिसर्चेज में, लेकिन मैंने कोई ऐसी स्टडी नहीं पाई या ऐसी स्टडीज बहुत कम थी जिनमें इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लेकर जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ रिलेशन देखा गया हो। इसलिए मैंने अपनी स्टडी में इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब ध्यान रखना आप लोग मास्टर्स लेवल पे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो कई बार जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नहीं स्टडीज तो हैं और वाकई में स्टडीज हैं। तो इसलिए जो है लेकिन आप लोग इस लेवल पे हो तो आपसे कोई इधर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने रेशनल ऑफ द स्टडी में बता दिया कि हाँ सभी आप ज्वाइन कर रहे हो। तो रेशनल ऑफ द स्टडी में आपने ये बता दिया कि हमारा जो वेरिएबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बताया कि अभी पुरानी स्टडीज मैंने देखी तो उसमें वेरिएबल्स के साथ इनमें रिलेशन तो हमें मिल गए लेकिन इन दोनों को एक साथ करके नहीं देखा गया था। इस तरीके से आप बताकर चुप हो जाते हो और आदमी समझ जाता है कि हाँ आपके पास एक तर्क है कि आप ये वाली स्टडी क्यों कर रहे हो। अब प्रपोज मॉडल ऑफ द स्टडी में मैंने आपको बता दिया कि मैंने मॉडल जो बनाया है सबसे पहले पेज पे दिखाया गया है। तो आपने बता दिया कि हाँ मेरा ये मॉडल है। हमने जो है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को एक प्रिडिक्टर लिया और दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट को, तीसरा हमने
जॉब सेटिस्फैक्शन को क्राइटेरियन वेरिएबल की तरह से लिया है। तो ये आपका प्रपोज्ड मॉडल हो गया। कोई पूछे कि जो मॉडल आपने प्रपोज किया है वो किस आधार पे किया, तो बताना कि लिटरेचर रिव्यू के आधार पे हमने किया। हमने पुरानी स्टडीज पढ़ी और उसके आधार पे हमें समझ में आया कि ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनकी जांच करना जरूरी है। कोई पूछे ऑब्जेक्टिव क्या था आपका स्टडी का, तो आप बताओगे कि मुझे एक्सप्लोर करना था रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, लेट्स सपोज इसको P1 लिख देता हूँ, प्रिडिक्टर 1, प्रिडिक्टर 2, प्रिडिक्टर 3, कितने भी वेरिएबल ले सकते हो और क्राइटेरियन के साथ। तो हमें एक्सप्लोर, मान लो प्रिडिक्टर 1 है ये प्रिडिक्टर 2 है, ये प्रिडिक्टर 3 है। हमारे केस में दो प्रिडिक्टर हैं इस एग्जांपल में। कौन सा एक प्रिडिक्टर है आपका, एक है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और परस्यूट सोशल सपोर्ट, और क्राइटेरियन है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन। तो कोई पूछा ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमने कहा कि टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिडिक्टर नंबर 1 एंड क्राइटेरियन। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका 1 हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव कोई पूछे कि क्या है, तो आपने बताया कि टू एक्सप्लोर द या टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, टू एक्सप्लोर या टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिडिक्टर नंबर 2 एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस है क्या, तो आप बताते हो। अगर कोई पूछता है कि हाइपोथेसिस क्या है, तो आप उसमें उसको आंसर करते हो कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टुवर्ड्स अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम लेकर चलते हैं, जैसे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम इसमें है कि लेट सपोज एक क्वेश्चन बनाता हूँ, परस्यूड साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जॉब सेटिस्फैक्शन। तो एक रिसर्च क्वेश्चन मेरा है कि परस्यूड साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। तो हम इसका उत्तर देते हैं कि परस्यूड साइकोलॉजिकल सपोर्ट वुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड या एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हमने पहले से ही बता दिया कि जो ये परस्यूड सोशल सपोर्ट है, जिन लोगों का जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास सोशल सपोर्ट अधिक है, उन लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने पहले से बता दिया कि मेरी हाइपोथेसिस नंबर 1 है कि जिन लोगों का लाइक परस्यूड सोशल सपोर्ट वुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से आपने पहले ही आंसर दे दिया। अभी हमने डेटा नहीं कलेक्ट किया है, लेकिन हमने आंसर दे दिया, और ये आंसर जो है वो टेंटेटिव है, अनुमानित उत्तर है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, इट इज अ टेंटेटिव आंसर टुवर्ड्स अ रिसर्च प्रॉब्लम। एक शोध समस्या के प्रति एक टेंटेटिव उत्तर होता है, जो कि पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस हो गई। और डिटेल में अगर जाना चाहते हो, तो हाइपोथेसिस जो होती है वो टेस्टेबल होती है। हमेशा ऐसी हाइपोथेसिस हमें बनानी चाहिए जिसको हम मेजर करके टेस्ट कर पाए। ठीक है, अब अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो बताओगे कि एक होती नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसको अलग से पढ़ लेना, ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो इसको आप लोग अलग से पढ़ लेना। बस एक बात जान लो कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो कहती है कि वेरिएबल 1 और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस बोलती है कि नहीं रिलेशन है, और अल्टरनेट बोलती है कि इनके बीच में इस प्रकार का रिलेशन है। तो ये इतना जो है इन दोनों में फर्क होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहे तो जाओ, नहीं तो बस हाइपोथेसिस आपकी क्या है आपने बता दिया। एक टेंटेटिव उत्तर होती है, और हम रिसर्च प्रॉब्लम का जो डेटा कलेक्ट करने के पहले ही हम लोग पैदा करते हैं, बताते हैं। डिजाइन ऑफ स्टडी क्या होती है कि हमने कोरिलेशनल डिजाइन का यूज किया है। ठीक है, और हमने इसमें रिग्रेशन का प्रयोग किया है। तो हमारी डिजाइन जो है वो कोरिलेशनल टाइप की है, क्योंकि हमारी डिजाइन कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि हम लेबोरेटरी में किसी को लेकर जाके कर रहे हैं, और हमारी डिजाइन कोई ऑब्जर्वेशनल भी रिसर्च नहीं है कि हम लोगों को ला करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस कोरिलेशन निकाल रहे हैं। उनका डेटा कलेक्ट कर लेंगे और डेटा के बीच में कितना क्या कोरिलेशन आया ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका डिजाइन ऑफ द स्टडी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सैंपल क्या है आपका। तो आप बताओगे कि मेरा जो है सैंपल, इतने नंबर ऑफ सैंपल हैं, इसमें मेल फीमेल इतना है, पढ़ाई लिखाई उनकी इतनी है, और जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये सारा जो है आपके सैंपल के फीचर्स हो गए। अगर कोई पूछता है कि सैंपल में कौन सा मेथड आपने यूज किया सैंपलिंग करने के लिए,
तो मैंने देखा अक्सर बच्चों ने इंसिडेंटल लिया है। इंसिडेंटल सैंपलिंग का सबने प्रयोग किया है। इंसिडेंटल सैंपलिंग का मतलब है कि जो आपका टारगेट सैंपल है या टारगेट पॉपुलेशन है, मान लो एम्प्लॉयज हैं, तो ये एक मान लो एम्प्लॉय, ये मान लो कोई कारखाना है, इसके गेट पे आप यहाँ खड़े हो गए और जो लोग निकल के आ रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको आपने यहाँ रोक करके उनसे बातचीत करके डेटा कलेक्ट कर लिया। तो मौके पर जो लोग मौजूद थे, आपने उन लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया। अगर कोई पूछता है कि आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्यों नहीं कर ली, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब समग्र पूरी दुनिया में जितने लोग व्याप्त हैं जिनसे आपको डेटा लेना है, ठीक, उस पॉपुलेशन की एक लिस्ट होनी चाहिए, उनके नाम लिखे होने चाहिए, टेलीफोन नंबर, उनके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, और यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडम रूप से आपको इसमें से थोड़े से सैंपल निकाल लेने होते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें प्रत्येक सैंपल प्रत्येक इंडिविजुअल का सैंपल में चुने जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। या लॉटरी मेथड का भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास दिक्कत क्या है कि एम्प्लॉयज के ऐसा जितने भी, एक तो फाइनाइट संख्या नहीं एम्प्लॉयज की, अगर फाइनाइट संख्या है भी तो हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट अवेलेबल नहीं है, और अगर लिस्ट भी मिल जाए तो हमें उनकी परमिशन नहीं मिलेगी कि हम उन पे स्टडी कंडक्ट कर पाए। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमने जो है इंसिडेंटल सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप अपने सैंपल के बारे में जस्टिफाई कर देते हो। टूल्स ऑफ मेजरमेंट में क्या है कि हमने कौन कौन सी स्केल्स का प्रयोग किया डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें जैसे लिखा पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, आपको बताना होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की जो स्केल है उसमें कितना वो किसने बनाई, किस सन में बनाई, कितने आइटम्स हैं इसमें, और ये लिकर टाइप की है, और कितने पॉइंट की स्केल है, उसका रिलायबिलिटी कितना है। तो रिलायबिलिटी याद नहीं होती तो आप कह देना हाई रिलायबिलिटी थी। मेरी जो तीनों स्केल थी उसमें हाई रिलायबिलिटी थी, अर्थात पॉइंट मैंने लमसम देखा है 0.8 के ऊपर ही है, 0.8 या 0.7 के ऊपर ही मैंने जो है रिलायबिलिटी देखी तीनों स्केल्स के। ऐसे करके आप आंसर कर देते हो अगर आपको याद नहीं रहता है, और नहीं तो अपनी कॉपी में वो पेज खोल करके देख कर पढ़ देते हो। तो रिलायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, किसने बनाया, किस सन में बनाया, कितने आइटम्स हैं, कितने डायमेंशन हैं, ये आपको रटी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है, इसके अंदर 11 डायमेंशन आती है। परसीव्ड सोशल सपोर्ट के अंदर में कितनी डायमेंशन आती है, 3 डायमेंशन आती है। और जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर में हमने कोई डायमेंशन नहीं लिया, इसको ओवरऑल लिया है। ठीक, प्रोसीजर में सिंपल वही सब, कैसे कैसे आपने पूरा प्रोसीजर अपनाया वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस में क्या होता है, हमने कोरिलेशन का प्रयोग किया और रिग्रेशन का यूज किया। कोरिलेशन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर दो वेरिएबल एक डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल उल्टा चलते हैं तो उसे बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कोरिलेशन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोरिलेशन के 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन, ठीक है। और कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। तो ये सिंपल जानकारी है, कोरिलेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपने कोरिलेशन के अलावा रिग्रेशन का प्रयोग किया है। रिग्रेशन, रिग्रेशन में आपने कौन सा यूज किया है, हियरआर्कियल स्टेप वाइज रिग्रेशन का मेथड यूज किया है आपने डेटा एनालिसिस में, ठीक है। हियरआर्कियल स्टेप वाइज रिग्रेशन होता क्या है कि रिग्रेशन हम लोग यूज करते हैं कि इक्वेशन बनाने के लिए, और उस इक्वेशन के थ्रू हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं क्राइटेरियन के बारे में। अगर हमारे पास ये दो वैल्यू दे दी जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर हमें किसी कोई एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसके बारे में हमको परस्यूड सोशल सपोर्ट के बारे में जानकारी है कि इस व्यक्ति का परस्यूड सोशल सपोर्ट कितना है। दूसरा, हमारे पास जानकारी है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में। अगर ये दो जानकारी है तो हम जॉब सेटिस्फैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं उस इक्वेशन के द्वारा। तो ये इक्वेशन जो है वो मिलती है हमें रिग्रेशन के द्वारा। रिग्रेशन का मेथड हम यूज करके एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त करते हैं, और उसके थ्रू जो है जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रिग्रेशन का ये फंडा है। दूसरी बात आप लोग ये जान लीजिए कि आपने जो यूज किया वो स्टेप वाइज हियरआर्कियल या हियरआर्कियल स्टेप वाइज रिग्रेशन का प्रयोग किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में
जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है, जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं उनको इंटर करके कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इनको इंटर करके हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आता है स्टेप 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे जो आईवी हैं, आईवी 1 लिख लो, तो आईवी 1 के सारे डायमेंशन डाल देते हैं और उसके बाद इसका इम्पैक्ट देखते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन पे। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और फिर स्टेप 2 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन के वाली इक्वेशन के लिए हम लोग रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि इस इनके इफेक्ट को खत्म कर देना। अभी आगे हम लोग इसके बारे में और क्लियर बात करेंगे। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले रिजल्ट पर। अब जैसे कोई रिजल्ट के बारे में बात करता है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बारे में बात होती है कि हमारे पास जो हमने सैंपल लिया उनकी कितनी एज रेंज थी, कितने प्रतिशत थे, उनका जेंडर, एजुकेशन, ये बेसिक जानकारी आप लोग देते चले जाते हो। फिर लिखा है डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखकर अपने मन ही मन सोचिए, अगर कोई कहे इस टेबल के बारे में मुझे एक्सप्लेन करिए, बताइए क्या है, तो आप इसको बता पाओगे। आप कहोगे देखिए सर, एज और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो इसमें कोई रिलेशन नहीं आया, हमारे में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं आया। अर्थात आप कम उम्र के हो कि ज्यादा उम्र के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जॉब के प्रति कितना सेटिस्फाइड रहोगे। जेंडर का भी कोई रोल नहीं निकल के आया मेरी रिसर्च में। एजुकेशन कितना पढ़े लिखे हो, उससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन का कोई मतलब नहीं। हाँ, मैरिटल स्टेटस का जरूर निकल के आया, और कौन सा निकल के आया, पॉजिटिव रिलेशन निकल के आया। अब मान लो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। अब मैरिटल स्टेटस में मान लो हमने 0 लिया था अनमैरिड के लिए, और 1 लिया था मैरिड लोगों के लिए, और जॉब सेटिस्फैक्शन मान लो ये कम है और ये ज्यादा है, ऐसे मैं लिख देता हूं समझने के लिए। तो मैरिड, अब यहां पर देखो कि जब लोग अनमैरिड थे और मैरिड हो गए, तो मतलब मैरिड वाला वेरिएबल बढ़ता है तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। ठीक, अगर आप मैरिड से अनमैरिड होते हो तो जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर मैरिटल स्टेटस आदमी का बढ़ रहा है, मतलब जो मैरिड लोग हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा निकल कर आया है। मैरिड लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा निकल के आया, अनमैरिड लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन कम था। अब जाहिर सी बात, इसके बारे में अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप कह सकते हो कि मैरिड होने के बाद पर्सन की ज्यादा केयर होती है, तो शायद इस कारण से मैरिटल स्टेटस, लाइक मैरिड होने के बाद आपका जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, और जब आप अनमैरिड होते हैं तो आपका उतना केयर नहीं हो पाता, उस तरीके से आपके साथ कोई नहीं हो पाता, तो इस कारण से जो है जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। वर्क एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। तो ये इसलिए होता होगा कि लोग जब नए नए काम करने जाते हैं तो उनको बहुत चीजें लर्न करनी होती है, गलतियां ज्यादा होती हैं, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। बट जैसे जैसे वो एक्सपर्टाइजेशन लाते हैं, इन्वायरमेंटल मास्टरी एक वेरिएबल है, तो उसी तरीके से समझो कि जैसे जैसे उनकी मास्टरी बढ़ती जाती है तो उनको काम इजी लगने लगता है और सेटिस्फाइड होते हैं। नेटिव प्लेस, आप कहाँ के रहने वाले उससे कोई मतलब नहीं, टाइप ऑफ फैमिली से मतलब नहीं। रेट ऑफ हेल्थ, जिनका हेल्थ अच्छा है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा पाया गया, पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये सिग्निफिकेंट का निशान है, स्टार लगे होना। अब बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ो, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, ये अभी मत पढ़ना कल के लिए। पी वैल्यू क्या है, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। बस एक लाइन में जान लो कि 0.05 के नीचे, या 0.05 के नीचे अगर पी वैल्यू आती है तो हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, बस इतना ध्यान रखो। और अल्फा एरर और बीटा एरर अलग से पढ़ लेना, ये बहुत ही वाइड टॉपिक्स हैं, इनके लिए पूरी मतलब 2-2 3-3 घंटे की अलग क्लास चल सकती है। तो अभी के लिए बस इतना जान लो, अल्फा एरर क्या होती है, बीटा एरर क्या होती है, इसको अलग से अपने आप से अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो पढ़ लेना। अगर ये नहीं भी पता रहेगा तो काम चल जाएगा, बस इतना बोल देना कि सर पी वैल्यू जो है सर ने बताया था वो 0.05 के नीचे आनी चाहिए, तब वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। बस इतने के बाद खत्म। ठीक है,
आगे रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताया गया, कोई रिलेशन है। तो ये कोरिलेशन की जो टेबल होती है उसको ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि कोरिलेशन क्या होगा। कोरिलेशन के थ्रू जो है हम लोग ये सारी चीजें जान सकते हैं। ये चीजें आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, आप जितनी भी कोरिलेशन वाली टेबल होंगी उनको ऐसे ही आप एक्सप्लेन करते चले जाओगे। अब जैसे वर्क एक्सपीरियंस और जॉब सेटिस्फैक्शन का मैं ऐसे ही ग्राफ बना देता हूँ समझने के लिए। कोरिलेशन को समझाने के लिए मैं हल्का सा ऐसे बना देता हूँ, आप लोग बस अच्छे से समझ जाओ इसलिए। अब मान लीजिए कि ये वर्क एक्सपीरियंस है और ये है जॉब सेटिस्फैक्शन। मान लो 1 वर्ष, ये 1 का मतलब ईयर है, ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष, 4 वर्ष का, 5 साल का, ठीक है, ये 5 साल का। और जॉब सेटिस्फैक्शन मान लो कि 10%, ऐसे समझ लो, 20%, 30%, 40%, ऐसे करके कुछ भी समझ लो, या 40 मैक्सिमम समझ लो, 10 मिनिमम है। अब मान लो आलोक सर हैं, आप आलोक सर के पास आए और आपने पूछा सर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो मैंने कहा मेरा जो है 2 साल है। तो आप समझ गए कि हाँ ये 2 वाली लाइन ये है, ठीक है। आपने एक ऐसे लाइन खींच दी। फिर कहा कि आप कितना सेटिस्फाइड हो, तो हमने कहा कि मैं जो है मेरा सेटिस्फैक्शन इतना है 20। तो एक डॉट ये बन गया हमारे पास। फिर आप अमीर सर के पास गए और उनसे पूछा कि सर आपका कितना एक्सपीरियंस है, जो वर्क एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला 5 ईयर। आप कितना सेटिस्फाइड हैं, 5 ईयर पे, ऐसे आपने एक लाइन खींची, ये 5 ईयर एक्सपीरियंस को दर्शाती है। जॉब सेटिस्फैक्शन उनका कितना है, तो आपने उन्होंने कहा मेरा तो एकदम 40 में 40, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जॉब सेटिस्फाइड हूँ। तो उनका डॉट ऐसे बन गया। ठीक है, एक और पर्सन के पास गए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस था, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ निकल के आया। एक आदमी 15 ईयर का एक्सपीरियंस रखता था, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ निकल के आया। अब ये देखो, अगर हम इन डॉट्स को मिला दें तो ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही चीज यहाँ पर जो है कोरिलेशन के माध्यम से दिखाई जाती है। ठीक है, ये ऐसे मतलब बेसिक मैंने समझाने के लिए बता दिया, बाकी फिर इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये कोरिलेशन कैसे ट्रेंड होते हैं। मान लो कि कोई चीज बढ़ती है तो जॉब सेटिस्फैक्शन कम पड़ता है ना, इसमें निगेटिव है कोई कोरिलेशन। मान लो एज के साथ ये सिग्निफिकेंट होगा, लेट सपोज, ठीक, समझने के लिए, मान लो एज बढ़ती है तो आदमी का जॉब सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। तो लेट सपोज 50 ईयर, 52 ईयर, 40 ईयर, कुछ ऐसे करके बना लो, है ना, 80 ईयर्स तक। अब मान लो एक व्यक्ति 80 साल का है, उससे आपने पूछा कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है, उसने बोला बहुत कम। तो 80 वाले पे ऐसे लाइन पे आए हम लोग, और जॉब सेटिस्फैक्शन एकदम मिनिमम है, 10 के बराबर है। तो ये लाइन कहाँ पे जुड़ रही, यहाँ पर। कम उम्र का है तो उससे पूछा, उसने बताया कि मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। और कम वाले ने और ज्यादा बताया, और ज्यादा बताया, तो देखो अब निगेटिव नीचे की तरफ बन रही है। ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक, तो ऐसे करके कोरिलेशन के ग्राफ वगैरह बनते हैं। तो ऐसे इस बात समझ लो कि हाँ कोरिलेशन क्या होता है। अब इस टेबल को देख करके आप लोग जो है किसी भी कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आर जो है वो कोरिलेशन की वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है। और पी अगर 0.05 के नीचे रहेगा तभी इसका महत्व है, अन्यथा कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट आया उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपकी हो गई। अब कोरिलेशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा आपका रिग्रेशन टेबल। लिखा है रिजल्ट ऑफ हियरकियल। हियरकियल का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, एक श्रेणीबद्ध तरीके से। ठीक है, हियरकियल का मतलब होता है पहले कुछ आएगा, पहले कोई स्टेप होगा, स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, एंड सो ऑन, दैट इज हियरकियल। स्टेप वाइज रिग्रेशन, स्टेप वाइज का मतलब ये होता है कि जो स्टेप वाइज रिग्रेशन होता है उसकी खास बात ये होती है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 डाल करके
क्राइटेरियन के साथ, किसी क्राइटेरियन के साथ अगर आप रिलेशन निकालें तो ये स्टेप वाइज रिग्रेशन क्या करता है कि जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल होंगे उनको हटा देगा, उनको एनालिसिस से गायब कर देगा, और जो अच्छे सिग्निफिकेंट वेरिएबल रहेंगे सिर्फ उनको ही अपने पास रखेगा और रिलेशन में आपको दिखाएगा। अगर अदरवाइज अगर नॉर्मल मल्टीपल रिग्रेशन करते हो तो ये किसी को हटाता नहीं, सबको मॉडल में रखे रहता है और उसके बाद भी कैलकुलेशन कर देता है। लेकिन स्टेप वाइज रिग्रेशन की खासियत ये होती है कि वो उन वेरिएबल्स को रिमूव कर देता है जो सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड नहीं होते हैं क्राइटेरियन वेरिएबल के साथ। तो इसलिए जो है ये हो गया। तो रिजल्ट ऑफ हियरआर्किकल स्टेप वाइज एनालिसिस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, तो कह रहा है कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के साथ मैंने देखा है एज अ प्रिडिक्टर वेरिएबल, कॉमा जॉब सेटिस्फैक्शन एज क्राइटेरियन वेरिएबल एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल एज कंट्रोल वेरिएबल। अब देखो हमने क्या किया है, डेमोग्राफिक वेरिएबल को कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल करने का मतलब होता है इनके इफेक्ट को हमने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया? स्टैटिस्टिकली, सांख्यिक रूप से। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बहुत हैरानी भरी बात होती है कि मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके कैसे किसी के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इन फ्यूचर अगर आप पढ़ते हो तो इसको अलग से पढ़ लेना, ठीक है? मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। लेकिन ये जान लो कि हमने क्या किया है, कंट्रोल वेरिएबल हमने कर लिया डेमोग्राफिक्स को, इनके इफेक्ट को खत्म कर दिया। अब प्योर इफेक्ट हमें देखना, हमें शुद्ध इफेक्ट देखना है किसका? साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग का और जॉब सेटिस्फैक्शन एज अ क्राइटेरियन वेरिएबल का, और उसमें भी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के सारे डायमेंशन को हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर ये टेबल पे आ गए, यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप। अब सभी मन ही मन सोचो कि फर्स्ट स्टेप में क्या था। सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल को, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल है, इनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है इनके इफेक्ट को खत्म कर देना, किस पर? जॉब सेटिस्फैक्शन पे। जॉब सेटिस्फैक्शन को ये प्रभावित कर रहे थे तो इनके इफेक्ट को हमने खत्म कर दिया। बचा क्या? सेकेंड स्टेप में हम कहते हैं कि जो हमारा ये डायमेंशन थी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की, इनको हमने एक साथ लिया और हमने इनकी जांच करी कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ कैसे एसोसिएट हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो ये रिग्रेशन होता है स्टेप वाइज वाला, ये क्या करता है, उन वेरिएबल के उन वेरिएबल को अपने एनालिसिस से निकाल फेंकता है जो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो वही चीज इसने किया। हम लोगों के पास 11 डायमेंशन थे और उन 11 डायमेंशन से 10 डायमेंशन को इसने निकाल फेंका और केवल पास किया ऑप्टिमिज्म को। केवल ऑप्टिमिज्म जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ एसोसिएट हो रहा है पॉजिटिवली, और इसका बीटा निकल करके आया 0.395, स्टैंडर्ड बीटा निकल के आया 0.395। अब मान लो कि हमारे पास ऑप्टिमिज्म के अलावा ऑटोनॉमी भी निकल के आ जाता, मान लो, तो यहाँ ऑप्टिमिज्म के नीचे ऑटोनॉमी भी लिखा रहता और उसका भी बीटा यहाँ पर लिखा होता। मान लो उसका बीटा होता 213, मान लो उसका बीटा होता 213, तो इसका मतलब ये होता कि ये दो वेरिएबल ऑप्टिमिज्म और ऑटोनॉमी पॉजिटिवली एसोसिएट हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन अगर इन दोनों में हम लोग बात करें तो ऑटोनॉमी ज्यादा एसोसिएटेड है या ऑप्टिमिज्म? तो ऑप्टिमिज्म ज्यादा एसोसिएटेड है क्योंकि उसका बीटा निकल के आया 0.395 जो कि ज्यादा है 0.213 ऑटोनॉमी से। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले अपने लेट सपोज एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए ऑप्टिमिज्म पे काम करना चाहिए ऑटोनॉमी पे, तो आप कहोगे सबसे पहले ऑप्टिमिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसका बीटा ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा अच्छे से एसोसिएट करता है किसके साथ? जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ। तो इस तरीके से हम लोग क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं हियरार्किकल स्टेप वाइज रिग्रेशन के रिजल्ट्स को। इसी तरीके से सारी जो है जितनी भी एनालिसिस हुई है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका बेसिक जो है ये सारा सिनेरियो बनता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि हाइपोथेसिस के बारे में एक चीज थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर हम लोग आपस में क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, ठीक है? अभी मैं हाइपोथेसिस पर जाता हूं। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, ये आपका मॉडल है, प्रपोज्ड मॉडल, ठीक है? इसको अगर आपने समझ लिया तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब मैं इसको देखो दिखाता हूँ कैसे। ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रिडिक्टर होते हैं जिनका असर हम देखना चाहते हैं, जिनके इफेक्ट को हम देखना चाहते हैं क्राइटेरियन पर। मतलब हम लोग प्रिडिक्टर 1, ये प्रिडिक्टर 2 है, और ये जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा क्राइटेरियन है। तो हमारे पास कितने भी प्रिडिक्टर हो सकते हैं क्राइटेरियन को एक्सप्लेन करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस में, लेकिन क्राइटेरियन वेरिएबल हमेशा एक रहता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक रहता है। पहला ये पॉइंट। दूसरा ये कि हमारे पास जो प्रिडिक्टर वेरिएबल है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, उसके अंदर 11 हमारे पास डायमेंशन है, और परस्यूट सोशल सपोर्ट में 3 है। तो ये दूसरी बात हो गई। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हमने बताया था ऑब्जेक्टिव है हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में जो रिलेशन उसको एक्सप्लोर करना। शायद यही लिखा भी होगा ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं क्या लिखा है। हाँ देखो लिखा है, टू एग्जामिन, हमें पता लगाना है रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इन जॉब सेटिस्फैक्शन। यही चीज है कि हमें ये जानना है कि एक्सप्लोर माने होता है खोज करना, हमें खोज करना है कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या रिलेशन है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि परस्यूड सोशल सपोर्ट और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हमें एक्सप्लोर करना। तो ऑब्जेक्टिव 1 ये हो गया, ऑब्जेक्टिव 2 ये बन गया। ठीक है हमारा। दूसरा हमने कहा हाइपोथेसिस क्या होती है, तो एक ऑब्जेक्टिव के पीछे हमारी 12, जैसे पहले केस में देखो इसकी 11 डायमेंशन है और प्लस एक ओवरऑल ये है, तो हमारे पास 12 हाइपोथेसिस निकल के आ रही है ऑब्जेक्टिव 1 को टेस्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव 2 को टेस्ट करने के लिए या जांच करने के लिए हमारे पास 3 हाइपोथेसिस ये निकल के आएंगी और एक चौथी ये निकल के आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हाइपोथेसिस बनती चली जाती है। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव आंसर होता है। आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि ऑटोनॉमी अगर किसी व्यक्ति को छूट दी जाए कि वो अपनी जॉब को किसी भी तरीके से कर पाए, तो अगर ऑटोनॉमी को बढ़ा दिया जाए तो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बोलना नहीं, बस अपने मन ही मन सोचिए। जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर आप जैसे फाइल लिखते हो, कुछ काम दिया जाता है, तो अगर उसमें छूट दे दी जाए कि हाँ आप अपनी फाइल अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसका कवर अपने हाथ से डिजाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से क्या है ऑटोनॉमी आपकी बढ़ जाएगी, तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड महसूस करोगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी विल बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड या एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये हाइपोथेसिस हमारी वन होगी कि ऑटोनॉमी पॉजिटिव महत्वपूर्ण तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ कोरिलेटेड रहेगी। दूसरा दिमाग लगाओ खुद अपना कि जिसका रेजिलियंस ज्यादा होगा, मतलब खराब समय में जो व्यक्ति झेल करके वापस से पहले की तरह हो जाए, ऐसी क्षमता जिसके पास ज्यादा रहेगी, तो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है वो टूटेगा नहीं। तो रेजिलियंस अगर ज्यादा होगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। तो हमने फिर से वही स्टेटमेंट दोहराया। अभी हमने रिसर्च का डेटा नहीं कलेक्ट किया है, लेकिन हम लिटरेचर रिव्यू और अपने अनुभव के आधार पे आंसर बताते जा रहे हैं, जो कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो हमने कहा रेजिलियंस वुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये हाइपोथेसिस हमारी 2 हो गई। उसी तरह से सेल्फ स्टीम, जिनका सेल्फ स्टीम ज्यादा होता है वो जॉब सेटिस्फाई ज्यादा रहेंगे। जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस है वो जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना। पर्पस को पूरा करने के लिए वो जॉब करते रहते हैं। तो इस तरीके से एंजॉयमेंट ज्यादा होगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे करके हमने हाइपोथेसिस 11 ठो बना ली, और 12वीं हाइपोथेसिस हमने बना ली पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ब्रैकेट में लिख दिया ओवरऑल वुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। इस तरह से 12 यहाँ से निकल के आई और यहाँ 4 निकल के आई। ऐसे करके हमने क्या है पहले से बना लिया। लेकिन याद करो अभी थोड़ी देर पहले जो हम टेबल पढ़ रहे थे उसमें मात्र शायद ऑप्टिमिज्म ही निकल के आया था। ठीक है, तो उसमें केवल ऑप्टिमिज्म ही निकल कर आया था, जिसका बीटा 0.3 कुछ करके था। ठीक है, बाकी ये सब इनसिग्निफिकेंट हो गए थे। तो आपने प्रपोज तो किया, लेकिन जो हमारे पास डेटा आया उसमें ये निकल के आया कि देखो भैया ऐसा है कि ऑप्टिमिज्म भी जो है निकल करके आया जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ एसोसिएटेड। ठीक, कोरिलेशन में तो निकल के आ रहे थे, लेकिन रिग्रेशन में कोरिलेशन क्या होता है वो अलग अलग करके देखता है। जैसे ऑटोनॉमी को जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ अलग देखेगा, रेजिलियंस को अलग देखेगा, सेल्फ स्टीम को अलग देखेगा, पर्पस ऑफ लाइफ को अलग देखेगा। लेकिन जब आप रिग्रेशन का यूज करते हो तब इन सारे वेरिएबल्स का एक साथ रोल देखा जाता है, तब देखा जाता है कौन बढ़िया निकल के आया। इसका सिंपल सा एक फनी सा एग्जांपल है। जैसे कि क्लास में 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे अगर कंपटीशन ना हो तो सब अपने को पहलवान समझ रहे हैं। मैं जो है
मान लो कोई अखाड़ा है तो सब समझ रहे हैं कि मैं पहलवान, है ना, घर में जाते हैं और गुड्डे गुड़ियों को उठा के पटकते हैं, उनको लगता है वो बहुत बड़े पहलवान हैं। तो अकेले अकेले देखा जाए तो पहला पर्सन भी पहलवान, दूसरा पर्सन भी पहलवान, तीसरा भी पहलवान, सब बहुत ताकतवर हैं, सबने जो है बहुत तेज पंच मारते हैं। लेकिन अगर अखाड़े में एक साथ लड़ाया जाए तो उसमें देखा जाएगा टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री निकल के आएंगे, बाकी सारे जो है वो भले ही पहलवान है लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, अर्थात सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लो एक कार है और आपको ये जानना है कि उस कार में जो पेट्रोल खर्चा होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब एवरेज, एवरेज जो है हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है। और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कार के एवरेज को प्रभावित करते हैं। अब किसी ने कहा कि इंजन वेट, किसी ने कहा वॉल्यूम ऑफ कार, किसी ने बोला एयर ड्रैग, हवा कितनी उससे टकराती है, किसी ने बोला कि कार का वेट, किसी ने बोला हॉर्स पावर। तो ऐसे करके तमाम सारे वेरिएबल आपके आ गए। हॉर्स पावर जब ज्यादा रहेगा, इंजन ज्यादा दमदार रहेगा, तो एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। इंजन का वेट अगर ज्यादा होगा तो एवरेज कम हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव। वॉल्यूम अगर ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो एवरेज जो है कम हो जाएगा। एयर ज्यादा टकराएगी तो एवरेज जो है कम हो जाएगा। और कार का अगर वेट ज्यादा होगा तो एवरेज कम हो जाएगा। तो सब देखो, अगर कोरिलेशन निकालोगे तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सभी, सॉरी, सभी सिग्निफिकेंट 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 आते रहेंगे। लेकिन जब रिग्रेशन निकालोगे तो शायद हॉर्स पावर केवल निकल के आ जाए और एयर ड्रैग निकल के आ जाए, ये बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात, इंजन वेट अगर ज्यादा होगा तो कार का भी वेट ज्यादा होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो बेस्ट होंगे वो निकल करके सामने आएंगे। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या है, जब कोरिलेशन निकालते हैं तो सबका निकल आता है कोरिलेशन, लेकिन जब रिग्रेशन में बिठाते हैं तब उसमें बेस्ट प्रिडिक्टर हमें छंटकर बाहर आ जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कोरिलेशन में और रिग्रेशन में। तो अब आप लोग जो है घर जाओ, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें देखो कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आप अपने मुंह से खुद एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो इसको अपना जो इंडेक्स है उसको खोल लो और हर एक चीज पर ऐसे बोलते चले जाओ। हाइपोथेसिस बनाना आपको आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना आ गया होगा। कोई अगर पूछे रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो बस रिसर्च क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मिंग बना देना। जैसे हमने हाइपोथेसिस हमारी की ऑटोनॉमी वुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। हम यहाँ बता रहे हैं ऑटोनॉमी जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ पॉजिटिवली एसोसिएट होती है। ये हाइपोथेसिस हो गई। अगर कोई पूछे रिसर्च क्वेश्चन क्या था, शोध प्रश्न क्या था, तो आप कहोगे ऑटोनॉमी और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आपने बस उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना देना होता, तो उसी से निकल आ जाएगा रिसर्च क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने अपने थीसिस में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। और जब आपसे कोई बोले तो जो सिग्निफिकेंट आई हैं आपकी हाइपोथेसिस, उनको अपने ध्यान में रखो और आप उन्हें फटाफट बताते चले जाओगे। इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस स्टडी से क्या फायदा हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो आप इसमें बताओगे कि सर, जैसे कि मैंने स्टडी किया है ना, तो इसमें निकल के आया ऑप्टिमिज्म जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ। तो हम ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे लोगों का ऑप्टिमिज्म बढ़ जाए और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन उससे अच्छी हो जाए। अगर हम लोग पर्सनल सोशल सपोर्ट की बात करें तो हमने पाया कि अगर फैमिली सपोर्ट जिनका ज्यादा होता है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। तो हम लोग फैमिली को ट्रेन करने वाले प्रोग्राम चला सकते हैं, फैमिलीज का टुगेदर विद करा सकते हैं। और फैमिलीज को अगर हमने ट्रेन कर दिया, एजुकेट कर दिया, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए, काउंसलिंग वाउंसलिंग कराई, तो हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा हो। और अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फैक्शन जब अच्छा रहेगा तो एम्प्लॉयज अपना जो है पूरा टाइम हमारे पास देंगे, कंपनी को अच्छे से करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनका मेडिकल बजट और बीमा कंपनियों के लिए भी बेनिफिशियल है। ऐसे करके आप अपने को एडवर्टाइज करते हो, आप बताते हो कि हमारी क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। लिमिटेशन क्या है, तो वही रटा रटाया, हमने बहुत कम सैंपल लिया, हमारा जो मेथड था वो कोरिलेशन और रिग्रेशन का था, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट करे या इसके अलावा कोई मेथड का प्रयोग नहीं किया हमने। और हमने इंसिडेंटल सैम्पलिंग का प्रयोग किया जो कि बायस हो सकता है। इंसिडेंटल सैम्पलिंग में सारे लोगों का हमने डेटा नहीं ले पाया ऑल इंडिया, तो इस कारण से जो है हो सकता है उसके रिजल्ट उतने क्लियर ना आते हों। दूसरी बात, हमने जो है लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश में हमने क्वेश्चन बनाया तो बाद में मुझे समझ में आया ड्यूरिंग द स्टडी की
इंग्लिश में क्वेश्चन की बजाय अगर हमने हिंदी में बनाया होता तो शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते। तो ये चीज़ मैंने सीखी इस रिसर्च के दौरान। तो इस तरीके से आप जो है लिमिटेशंस वगैरह भी बता सकते हो, लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन। कोई कहे डिस्कशन में क्या होता है, तो डिस्कशन में क्या होता है, जो आपका रिजल्ट आया है तो आप बताओगे जैसा कि मेरा रिजल्ट आया, ऑप्टिमिज्म और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में एसोसिएशन निकल के आया। तो मैंने पुरानी स्टडीज देखी तो उनमें भी सेम यही बातें कही गई थी, तो हमारी उनके साथ थी। हाँ, मैंने एक दो स्टडीज देखी थी जो कि वेस्टर्न यूरोप की थी, वहाँ के कुछ रिसर्च पेपर्स थे और वो बता रहे थे कि उनके यहाँ ऑप्टिमिज्म इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं प्ले कर रहा था, बल्कि उनके यहाँ क्यूरियोसिटी प्ले कर रहा था। तो हम मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर मैंने सैंपल लिया है वहाँ पर ऑप्टिमिज्म एक अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन ये अगर क्रॉस कल्चरली देखा जाए तो जरूरी नहीं कि हर देश में हर कल्चर में जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो वैसा ही हो। तो ऐसे करके आप बढ़िया बढ़िया बातें वहां पर रखते चले जाते हो, जैसे एक लॉयर होता है अपनी बात को कहता है, वैसे आप अपनी बातें रखते चले जाते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप कल अच्छे से करोगे। तो फुल कॉन्फिडेंस में रहना, बातें करना अच्छे से, अपनी बातें रखना, चेहरे पे नॉर्मल स्माइल बनी रहती है, चेहरा एकदम नॉर्मल रहता है, कोई घबराने की बात नहीं होती है। सारे प्रोफेसर्स ही होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है वैसे ही वो भी कहीं पर पढ़ा रहे होते हैं और वैसे ही वो आए होते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं होती। आराम से एंजॉय करो अपना, है ना। और बेस्ट विशेस। किसी और कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ भी सकता है।